हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष बीपीएससी का जो पीआरटी समान अध्ययन, जो प्राथमिक विद्यालय का समान अध्ययन का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, मैं उसे फिर अगले सेशन के साथ सेट नंबर 4 के साथ आप लोग के समक्ष आ चुका हूँ। और फिर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 75 क्वेश्चन अप्रोक्स आप लोगों के साथ। तो कैसा लगा पिछले दिन का वीडियोस और हमारा जो डिस्कस किया हुआ था चैप्टर, आप ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है। और आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। और आप लोग साथ में रिवीजन करते रहें और काम करते रहें अपने आगे की दिशा की ओर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है टीचर एग्जामिनेशन का, उसे देखते रहें और उस पर पकड़ बनाए रखें, ठीक है। और हमारे साथ रिवीजन करते रहें। तो हर जीएस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वां संविधान संशोधन है और 1946 में हुई थी, ठीक है। तो 1976 में भारत सरकार के द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। शुरुआत में ये मौलिक कर्तव्य 10 संख्या में 10 हुआ करता था और एक इसमें बढ़ा दिया गया। अब टोटल 11 है और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। टोटल अभी कितने हैं? 10 से 11 हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न है द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रॉस के द टिन ड्रम एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये ग्रॉस डेनिश ट्रिलॉजी की प्रथम पुस्तक थी। 1779 ईस्वी में इस उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण भी हो चुका था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के साथ। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि की थी कनाडा देश के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यमनोत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत की प्रमाणिक यमनोत्तर रेखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल के पटरियों के बीच मानक दूरी मापी जाती है। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, 2 पटरियों के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? तो ब्रॉड गेज से मापी जाती है। और इसकी जो दूरी है ये कितनी मीटर की होती है? तो 1.676 जो ये मीटर में होती है ब्रॉड गेज की दूरी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में चीन में आयोजित थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है 15 का चीन में आयोजित हुई थी। मारिया लालगुना ने इसे जीता था और ये किस देश की हैं? तो ये स्पेन देश की हैं, मारिया लालगुना, जो कि 2015 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती थी। अभी मिस वर्ल्ड जो है 2022 की कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फीट की, 57 फीट की इस मूर्ति की ऊंचाई है। श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 57 फीट है, ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थांकरों में से एक है। और मूर्ति का निर्माण गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने 1983 ईस्वी में कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिग्वंत हुए थे, ये क्या थे?
तो ये एक प्रख्यात विधिवेता थे, ठीक है। ये क्या था? एक प्रख्यात विधिवेता थे। कौन? वी.आर. कृष्ण अय्यर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.बी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना का स्थापित कब हुआ था? 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, पटना विश्वविद्यालय। अगर आप कभी गए होंगे तो देखें उसके बोर्ड पे ही ऊपर उसका बना हुआ ईस्वी डेट दर्शाया हुआ है, 1917। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित की गई थी? तो ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर का उपन्यास है, जो कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, E.M. फॉरेस्टर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो B.S. नायपॉल जी हैं इसके लेखक। और मिडनाइट चिल्ड्रन जो है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंजेलिक करवर ने 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल्स सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था। ये किस देश के निवासी हैं? तो ये जर्मनी के हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल जो सेरेना विलियम्स को हराकर जीते थे, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो जर्मनी के खिलाड़ी थे। कौन? एंजेलिक करवर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया था। इनको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह इसका राइट आंसर है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे निकालने के लिए आपको मैं फार्मूला बता दूं कि सबसे अच्छा फार्मूला इसका है AC/5 = F-32/9, ठीक है, याद रखिएगा। C/15 F-32/9 और इसके C के जगह पर 50 डिग्री का मान रखेंगे और उस डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? तो ये पन्ना में है हीरे की खान, ठीक है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की जो खान है ये पन्ना में है। अगला प्रश्न है, फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो सत्यजीत राय के द्वारा फिल्म पाथेर पंचाली निर्देशित की गई थी और ये बांग्ला फिल्म है। ये कौन सी फिल्म है? तो ये बांग्ला फिल्म है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इस फिल्म की कहानी विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसका 9वां संस्करण था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति यह राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। 20वां प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। और बाकी सब जो है कोसी, घाघरा, गंडक जो है ऊपर से नीचे की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। गंगा प्रवाहित कैसे होती है? इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो ये साइड ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो नॉर्थ साइड से ये आती है और ये साउथ साइड से ऊपर जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली मतलब ऊपर की ओर जाने वाली, तो ये सोन नदी है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अगला प्रश्न यार देखिएगा, 21वां नंबर, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये केरल में आयोजित किए गए थे। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक क्या था? ग्रेट हॉर्नबिल था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
22वां नंबर का है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को सौंपता है। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? टोक्यो में होगा, याद रखेंगे, सबसे पहले सूर्योदय टोक्यो में होगा। इसलिए जापान को टोक्यो जापान में ही पड़ता है, इसलिए टोक्यो जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? हर्ष दमयंती के चित्रकार जो हैं राजा रवि वर्मा हैं। हर्ष दमयंती का जो चित्रकार है राजा रवि वर्मा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया कब जाएगा और किस स्थिति में, और पर हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसी प्रकार से निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। 27वां प्रश्न देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, ऐसे सही मिलान करना है। तो सही मिलान करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए ये कर्नाटक, कैगा में कर्नाटक है, कैगा जगह है, ठीक है, कैगा परमाणु संयंत्र है, कर्नाटक में स्थित है। और तमिलनाडु में है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। और नरौरा यूपी में है परमाणु संयंत्र। काकरापार गुजरात में है परमाणु संयंत्र, याद रखिएगा। तो काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है, नरौरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, कोडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है। ये सही मिलान आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो जो सही है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और इसका आर्टिकल 81 में वर्णित है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं, इसलिए स्थायी सदन बोला जाता है कि कभी विघटित नहीं होता है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और इसका गठन जो है 1958 दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं के संदर्भ में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण का क्या कारण है? तो जीका वायरस जो है ये ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का कारण है जीका वायरस। इसमें क्या होता है, जीका वायरस में मस्तिष्क जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और सामान्य बच्चों की तुलना में जो सिर होता है, हमें माथा जो हम लोग कहते हैं, वो तुलना में छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जोवाकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन एक क्या है? एक मैक्सिको का नस्ली दवाओं का तस्कर जो है उसे जोवाकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, ठीक है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गए हैं तो उनके कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगे। अगर ये दोनों संजोग बस नहीं होते हैं अपने पद पे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
पद को संभालेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये देखिए कहाँ से प्रश्न पूछता है। नीति आयोग अभी वर्तमान में पूछना चाहिए। ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। ये योजना आयोग की जगह पे आया था। प्रधानमंत्री हेड होते हैं, सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अभी वी वी आर सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। ठीक है। और 2015 का पूछा गया है। 2015 का देखिए कौन है इसके 15 के अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो थे सब पहले अरविंद पनगड़िया ही थे सबसे पहले। अभी वर्तमान वी.वी.आर. सुब्रमण्यम है। 34वां प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था। कौन सा देश से निकाला था? तो यमन देश से निकाला था ऑपरेशन राहत के थ्रू भारतीय नौसेना और वायुसेना 2015 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोको हरम क्या है? तो ये एक नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, बोको हरम, याद रखिएगा। छत्तीसवां प्रश्न देखिए, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था। 1962 ईस्वी में ये सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ हुआ था? तो ये पोखरण में हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में उद्गम सतलुज का नहीं है। निम्न नदियों में से सतलज का उद्गम कहाँ है? ये तिब्बत के राकसताल झील के निकट है। ये सतलज का उद्गम, मतलब यहाँ से ये निकलती है। ठीक है। और सतलज क्या है? इसके सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है। ये केवल वाले जितने भी प्रश्न हैं ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न है, जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है। ठीक है। ये तमिलनाडु से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो नदियों अमरकंटक से उद्गमित है मतलब निकलती है? तो नर्मदा और सोन अमरकंटक से ये निकलती है। ठीक है। नर्मदा और सोन दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के उद्गम स्रोत को नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड अमरकंटक की पहाड़ियों में, और सोन नदी का उद्गम स्रोत जो है नर्मदा की मुख्य जलधारा के पूर्व अमरकंटक के निकट है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर नर्मदा और सोन हो जाएगी। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर जो है ये राजस्थान में है। ये ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। और ऊँट मेले यही राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर में ही ऊँट मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, बीकानेर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो ये ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम बना है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। इसमें क्या होता है कि ये बहुत लंबे क्षेत्र में जैविक पद्धतियों द्वारा कृषि उत्पादन कर किया जाता है। ठीक है। और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में गंगटोक में आयोजित सिक्किम जैविक उत्सव भी मनाई गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न।
उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत ने सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो मेनका गांधी केस में इसे स्पष्ट किया गया है कि 1978 का ईस्वी का जो केस है, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है निर्णय कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये केस में इस प्रकार से वर्णित है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ब्लड डायमंड के नाम से ये जाना जाता है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे ब्लड डायमंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा मोबाइल से बनाने में परेशानी होती है, ठीक है, और काफ़ी समय भी लगता है, तो डोंट वरी, क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला प्रश्न था, बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं, जम्मू और कश्मीर के थे। ये पहले का प्रश्न है, ठीक है, और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, अब तो जम्मू यूटी बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन होंगे आप बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये शराबबंदी, प्रश्न जो है 47वां नंबर, शराबबंदी संविधान के किस धारा में है या तो किस आर्टिकल में है? तो ये 47 में है आर्टिकल में, और 50-50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण है। बताएंगे आप लोग 37 में क्या है और 48 में क्या है, वर्णित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2018 रूस में आयोजित किया गया था फीफा कप, और 2022 में कतर में किया गया था 22वां संस्करण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर भू स्थिर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ठीक है, इसीलिए इसको 24 घंटे का समय लगता है पूरे परिक्रमा करने में, एक दिन के लिए। अगला प्रश्न है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है, ये 3 आपातकाल है। 352 में है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपात 360 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो बीटी कॉटन को भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस्म फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, बीटी कॉटन को। और यह स्वीकृति जो है 2002 में प्रदान की गई थी। 53वां प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, और यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडन सरकार के द्वारा दी जाती है, और एक जो है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 54वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
के संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कुछ कॉलम दिए गए हैं, इसे आपको मैच करना है, मिलाना है। तो बताएंगे बांदीपुर कहाँ है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, माउंट आबू वाइल्ड बंगाल लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है। तो जो पेंच जो है ये मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, और बुक्सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, सॉरी बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, और पेंच मध्य प्रदेश में है। माउंट आबू जो है ये राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गंगा की जो डॉल्फिन है ये शुद्ध जल में रहने वाले प्राणी, एक प्रकार से जलीय प्राणी है गंगा के डॉल्फिन। ठीक है, ये अक्सर आपको शुद्ध पानी गंगा जी हो गए यहाँ पे, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश और भारत और नेपाल में बहने वाली सहायक नदियों में पाई जाती है। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है, और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में है। अगला प्रश्न है, मिलाना है, ये कुछ क्रांति है जो और संबंध इसका किससे रखा जाता है, ये भी मैच करना है। ठीक है, तो ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य से है, हरित क्रांति खाद्यान्न से। यार थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, मैच करेंगे आप लोग बेहतर तरीके से, कौन सा होगा आप भी बताएंगे। देखिए पहला का पहला हो जाएगा खाद्य क्रांति हरित क्रांति से, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य जो है नीली क्रांति से हो जाएगा, और भूरी जो हो जाएगा उर्वरक से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है तो इग्नोर करेंगे, और आप भी हमें बताएंगे, बताते हुए आप भी चलेंगे। ठीक है, आंसर करते हुए चलेंगे। तो खाद्यान्न हरित क्रांति से हो जाएगा, और नीली जो है मत्स्य से हो जाएगा, दूध श्वेत हो जाएगा, और भूरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक विकसित किया गया है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। तो ये किस बाद के तहत की गई है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और इसका राइट जो आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामले है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। केशवानंद इसमें नहीं है, केशवानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार वेनिगल नरसिंह राव थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, BN राव को नियुक्त किया गया था, इसे ही वेनिगल नरसिंह राव को कहा जाता है, फुल नेम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, और दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ही दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 62 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी में ये बनाई गई थी कोलकाता अधिवेशन के दौरान में। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जी 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता दी गई थी, सरोजिनी नायडू को। और एक और महिला जो थी नलिनी सेन, इन्हें 1933 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन को दी गई थी। ये भी याद रखेंगे की पॉइंट। अगला प्रश्न है,
हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है विदर इंडिया भारत एक खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और आर्कटिक होम इन द वेदाज या टीनेटस ऑफ द न्यू पार्टी व गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह महदाबाद से हुआ था। दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है, 200 मील दूर समुद्र तट से बसे दांडी गांव से 6 अप्रैल को 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 1930 तक, यानी ये इतने दिनों तक इन्होंने क्या किया था? दांडी मार्च किया था। और इसके खिलाफ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी इसी नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च अथवा सविनय आंदोलन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, 66वां प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। 67वां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 68वां प्रश्न है जब भारत को आज़ादी मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। 69वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। ठीक है, 70 नंबर का प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुम ने 1885 ईस्वी में बम्बई के सर गोकुल दास तेजपाल भवन में इसकी स्थापना की थी। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला प्रश्न देखिए 70 तक ही रहने दीजिए। ठीक है, आवाज़ भी थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार ज़रूर दें ताकि मैं और मेहनत करूं आपके लिए, और अपने साथ में हम दोनों मिलकर के रिवीजन करें इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।